खत्म होने को हैं। जनरल ब्लॉक में 4600 कस्टमर्स को, जबकि ओवरसीज ब्लॉक में 10,000 कस्टमर्स को प्लॉट नंबर्स भी अलॉट कर दिए गए हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट को बुक करने वाले हजरात के लिए एक है सुनहरी मगर आखिरी मौका, क्योंकि दिसंबर में होने वाली है नई बैलेटिंग। सोसाइटी की तेजी से डेवलपमेंट की वजह से आने वाले दिनों में प्लॉट की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होता नजर आएगा। तो आज ही अपना प्लॉट टॉप लाइन मार्केटिंग से बुक कराएं। 4 साल की आसान इकसात, माहाना किस्त सिर्फ 10,900 रुपए। तो टॉप लाइन मार्केटिंग से राब्ता करें और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बुकिंग के लिए अभी डायल करें 0304 1111 720। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं समान कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने बाकायदा हलफ उठा लिया है। इससे पहले हमने देखा कि रवा हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामा पर खासी गर्मा गर्मी रही। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामलात खासे पेचीदा और ख़तरनाक जानिब जाते नज़र आ रहे थे, मगर फिर हमने देखा कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के वक्फे के अंदर ही इमरान खान साहब ने अपना फैसला तब्दील किया। उस हवाले से काफ़ी कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि शायद उनको कहीं से फ़ोन आया, कहीं से उनको धमकी दी गई कि आप अपना फैसला तब्दील करें। बहरहाल ये तो वक्त साबित करेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट के अंदर ही इमरान खान साहब को अपना डिसीजन आखिरी बॉल तक लड़ने वाला बदलना पड़ा और उनके डिसीजन लेने के बाद स्पीकर असद कैसर ने और डिप्टी स्पीकर कासिम शुरू ने अपना इस्तीफ़ा दिया और एजाज सादिक की सरबराही के अंदर वोटिंग की गई और उसके अंदर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से बाज़ाब्ता उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म शिप के लिए, उनको मुंतखब किया गया और फिर उन्होंने हलफ भी उठा लिया। हलफ के हवाले से एक बहस चल रही है कि आइनी तौर पर सदर मुमलिकत का ये राइट है, उनका आइन के तहत ये तकाज़ा है कि वो वज़ीर आज़म का नौ मुंतखब का हलफ लेते हैं। मगर ये हुआ कि खबरें आई कि उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो इनको डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है, वो हलफ नहीं ले रहे, जिसके बाद कायम मकाम सदर जो कि चेयरमैन सेनेट होते हैं वो बन जाते हैं ऑफिशियली, तो उन्होंने उनका हलफ लिया। इससे पहले हमने देखा कि गवर्नर सिंध के और KPK के दोनों ने ये कहकर इस्तीफ़ा दिया कि हम शहबाज शरीफ के अंडर काम नहीं कर सकते और मुमकिन तौर पर लग यही रहा था कि सदर आरिफ अलवी भी उनसे हलफ नहीं लेंगे। अब ये एक बहाना बनाया गया है, एक ढीला या प्लानिंग के तहत हुआ या वाक़तन उनकी तबीयत ख़राब थी। अब ये तो या उनको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा या फिर अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। बहरहाल जो भी था, शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंतखब हो चुके हैं और अब उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं माशी तौर पर। उन्होंने आते साथ रिलीफ पैकेज तो दिए, 10% तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से या पेंशन के हवाले से, ये तमाम मामलात तो चले, लेकिन अब देखना यह है कि सियासी तौर पर जो उनको मुश्किलात का सामना है, चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं और फिर सबसे बढ़कर इत्तेहादी जो हैं ये मखलूत और एक गैर फितरी इत्तेहाद के नतीजे में मारिद वजूद में आए हैं। इन सब को इकट्ठा लेकर चलना, क्योंकि 1 या 2 या 3 पार्टियों के इत्तेहाद नहीं, कम बेश 7-8 मुख्तलिफ पार्टियाँ, मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ पार्टी पॉलिसीज़ और यहाँ तक कि मुख्तलिफ सूबों में उनकी अक्सरियत और ताल्लुक है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या शहबाज शरीफ साहब तमाम मामला से नबुर्द आसमा हो सकेंगे और किस तरीके से अब आगे की जानिब बढ़ा जाएगा, आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका मेंबर नेशनल असम्बली ताहिर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना आसिफ मुआविया साहब, इसके अलावा हमारे साथ सीनियर सियासतदान इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, फिर कुछ इख्तिलाफात की वजह से मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, मगर अब हालात को देखते हुए एक मरतबा फिर वो इमरान खान के साथ आ खड़े हुए हैं। राव सनवर अली गोगी साहब और सीनियर तजदियाकार कमर गिलानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी ताहिर इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। इकबाल साहब ज़रा ये बताइएगा, कुछ तजदियाकारों की जानिब से और बल्कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ मेंबरान असम्बली से गुफ्तगू हो रही थी और उनका तजदिया सुन रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि ठीक है कि पार्टी का ये फैसला है कि हमें असम्बलियों से रिज़ाइन करना है, उस बुनियाद पर हमने इस्तीफ़ा चूँकि इमरान खान साहब के लिए अमानती हमने उनको दे दिया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर हम असम्बलियों के अंदर रहते, क्योंकि अपोजिशन के तौर पर आप डट कर पहले भी काम कर चुके हैं 2013 से 18 के दौरान। हालांकि उस वक्त आपकी जो नशिस्तें थी काफ़ी कम थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर वहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत डट कर अपोजिशन की और यही कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को इतना हुकूमत का तजर्बा नहीं है जितना उनके पास अपोजिशन करने का एक्सपीरियंस है। इस बिहाफ पर वो ये कहते थे कि अब तो आपने रिज़ाइन करने के बाद उनको खुली छूट दे दी है, वो जिस किस्म के आइन और कानून साजी करना चाहेंगे 3, 4, 5 लोगों को अपोजिशन बेंचेस पर बिठा के उनमें से एक को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया जाएगा, उनकी भी मंजूरी ले ली जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई चीज़ चैलेंज की जाती है तो वो ये भी पेश कर सकते हैं कि इस पर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और कायदे ईवान दोनों के दस्तखत और मुशावरत हो चुकी है, इसलिए हमने इस आइन को पास किया। तो ये तो आपने उनको खुला मैदान दे दिया है। नहीं, खुले मैदान वाली बात नहीं जी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पार्लिमान के अंदर की। तो जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे असेंबली के अंदर, उस पूरी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये क्या कुतली हुकूमत जो है वो क्या कानून साजी करेगी और उनके जो लिए हुए फैसले हैं उनकी क्या अहमियत होगी पाकिस्तान की आवाम की नजरों में। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, असल चीज है कि ये एक राय जरूर थी MNA के दरमियान कि हमें इनका जो है वो मुकाबला करना चाहिए, और ये राय भी किसी हद तक ठीक थी, क्योंकि जिस तरह का ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, 8-10 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो ये आप देखेंगे इन्हें, तो ये इसी एक बात के अंदर ही ये इनकी जो जूती हो गई किस तरह मसाले के दाल बटने वाली है, और ये लोगों की उम्मीदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतर सकते। और ये एक पूरा एक गठजोड़ हुआ था इनका इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसको हासिल करने के लिए, और लोग इनके चेहरों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, देखा हुआ है इनको। ये मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि ये चोर डाकू और लुटेरे सारे इकट्ठे हो गए हैं, और इनकी किसी भी तरह कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है मेरी नजर के अंदर। और ये जितने भी कानून साजी करेंगे, उस हवाले से जो फैसले लेंगे, तो उनकी आवाम की नजरों में कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। ठीक है तारिक इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मौलाना आसिफ मुआविया साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और हुकूमत में आप लोग आ गए हैं, उसकी भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जी, खैर मुबारक, ही अल्लाह का करम है। अच्छा मौलाना साहब, हम कल के प्रोग्राम में भी और आज के प्रोग्राम में, बल्कि इससे पहले भी बात करते रहे थे कि हुकूमत तो आप लोग जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे थे बनाने में कामयाब हो जाना था, और वो अब बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब भी हो गए ऐवान से, उसके बाद हलफ भी उठा लिया और अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चार्ज भी संभाल चुके हैं। लेकिन हम ये पॉइंट उठा रहे थे कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मुआशी अगर इकदाम को देखा जाए या मुआशी फील्ड को देखा जाए, वहाँ भी चैलेंजेस का सामना रहेगा। अगर आइनी, सियासी और कानूनी पहलुओं की जानिब देखा जाए, वहाँ पर भी चैलेंजेस का सामना था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़कर जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो था मखलूत इत्तेहाद का, जिसको गैर फितरी इत्तेहाद भी मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कहा जा रहा था। डेफिनेटली सी बात है कि एक मकसद के लिए, आप एक आइनी मकसद के लिए इकट्ठे तो हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक नज़रियाती वोट बैंक है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, MQM का अपना एक वो स्टाइल है हुकूमत में या पोजीशन में आने का। इस तरीके से तमाम जमातों की अपनी अपनी लोकल कुछ इशूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और यही खदशा लग रहा था कि ये इत्तेहाद कहीं चलते चलते रुक ना जाए। अभी जैसे ही वज़ीर आज़म साहब मुंतखब हुए, फ़ौरन ही MQM की जानिब से उनकी तकरीर पर काफ़ी गुस्से का, और बल्कि हमने देखा कि उनके एक लीडर जो कि उस वक्त गैलरी में मौजूद थे असम्बली की, काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे थे, जिसके फ़ौरन बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि MQM को नाराज़गी से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले मज़ार कायद पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर MQM की सीनियर क़यादत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात होगी, और जो उनसे रिटर्न वायदे किए हैं उन पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी भी बनने जा रही है। तो पहले दिन ही अगर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं तो क्या समझते हैं, ये काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो माहदे हुए हैं ये मुल्की मफाद को मद्देनजर रख के माहदे किए गए हैं, और जमहूरियत में
जो हुस्न होता है वो ये होता है कि अपने अपनी सलाहियत दिखाई जाती है। इसमें एक ज़ाब्ता है लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन हर शोबे के लोग मखसूस हुआ करते हैं। तो जो लोग खेल के मैदान में मखसूस हैं वो खेल के मैदान में ज्यादा सलाहियत रखते हैं। जो लोग इक़्तिदार के हवाले से और जमहूरी हवाले से तजर्बाकार हैं उनको जमहूरियत का ज्यादा तजर्बा है। इस वक्त ये सारी जमहूरी पार्टियां जो इकट्ठी हुई थी ये मुल्क और कौम के मफाद को के तहत ये इकट्ठी हुई थी और उस हवाले से इनका जो है नजरिया एक ये है, जमहूरियत जो हमारे यहाँ मतलब एशियाई ममालिक में है कि दूसरे को नीचा दिखाकर खुद ऊपर आना। एक ये होता है कि हर कोई भाग रहा है और उसमें ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सलाहियत दिखाऊं। इस वक्त का जो इत्तेहाद हुआ है ये मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। हर पार्टी ये चाहती है कि जो मुल्क के साथ और ये जो पिछले 3-3.5 साल के अंदर सारे इदारे तबाह हो गए हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, महंगाई उरूज पे है, अवाम का जो है ये अवाम ही होती है तो जमहूरी पार्टियां चलती हैं। इस वक्त का जो फैसला किया गया है ये अवाम के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। लेकिन सर MQM के हवाले से जो मेरा सवाल था वो अभी भी बरकरार है कि क्या समझते हैं कि अगर स्टार्ट में ही ये मुश्किलात हैं तो आगे चलकर तो फिर अगर आप MQM के साथ अब मुआहदे करने के बाद एक कायमा कमेटी बनाएंगे, फिर हो सकता है कल को बाप पार्टी भी इस किस्म का एतराज़ कर दे, वो भी सामने आ जाए जी हमारा ये इशू था, हमसे ये वादे किए गए थे, ये पूरे नहीं हुए। हो सकता है उसके बाद कोई दूसरी जमात की जानिब से अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि स्पीकर किसका होना चाहिए, क्योंकि कल हमने एक प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि असम्बली के जो स्पीकर है वो शायद एजाज सादिक को ही बनाने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ का नाम दिया है कि उनको स्पीकर के लिए नामजद किया जाए। तो क्या समझते हैं कहीं इख्तियारात और वजारतों के नाम पर कहीं इख्तिलाफात शुरू तो नहीं हो जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह अभी तो एक दिन हुआ है, एक दिन के अंदर ये सारे मामला किस तरह सामने आ सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जो मुआहदे हुए हैं वो मजबूत बुनियादों पे किए गए हैं और उन मुआहदों की पासदारी होगी इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात सरेदार बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती कि इनके अंदर कोई इंतशार फैलेगा या पार्टियों के अंदर कोई इख्तलाफ होगा। उन्होंने जो मुआहदे किए हैं मजबूत बुनियादों पे किए हैं और ये जितनी बातें फैल रही हैं ये सिर्फ शोशे हैं और इसके अंदर हकीकत की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा कमर गिलानी साहब, ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी, हुकूमत जो अब मुंतखब हो चुकी है उसकी परफॉर्मेंस पर भी हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम जो मुआशी चैलेंजेस हैं किस हद तक उन पर अमल दरामद हो रहा है या हो सकता है, कानूनी इशू, सियासी, इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित, इन तमाम चीज़ों पर तो हम बात करते रहेंगे। बिलखुसूस मैं आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाकर नाजरीन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो मुनहरिफ अराकीन वाला मामला है, आपका तजर्बा और तजदिया क्या कहता है कि इनका फ्यूचर क्या है? क्या नई हुकूमत के अंदर कोई इनको, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15-20 या 18-20 मुनहरिफ अराकीन थे जिनमें अलीम और जहांगीर तरीन ग्रुप के भी काफ़ी सारे लोग शामिल थे, उनको अभी तक तो ओहदे देने की कोई खबर सामने नहीं आई। तो क्या इनको नई हुकूमत में शामिल किया जाएगा या ये दो कश्तियों के सवार की तरह बीच में कहीं लटक कर रह जाएंगे? जी ये देखें कि जो मुनहरिफ अरकान हैं इनके लिए अभी तक तो जो सूरत सामने नजर आ रही है वो इसी तरीके से है कि ये दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। लेकिन मसला ये है कि इनको इनका कैरियर अभी देखें आपके 3 से 4 माह के बाद इलेक्शन होगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा जी पेशावर जलसे में सारी बातें मैं करूंगा, जितनी बातें भी हैं वो उसमें करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ चीजें ऐसी सामने आए कि जो हम समझ रहे थे कि वो ये नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया है कि जमहूरियत की हिफाजत फौज या बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती, जमहूरियत की हिफाजत सिर्फ अवाम करेगी। तो ये इस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो हमने मुनहरिफ अरकान की बात की है, तो ये देखें कि मुनहरिफ अरकान इन्होंने अभी इलेक्शन में जाना है, तो इलेक्शन से पहले इनको अवाम जो हमारा लोटा ग्रेसी है पब्लिक जो मादी में होता रहा वो बहुत मुख्तलिफ था। उससे ये होता था कि 5% या 3% या 2% इस तरीके से मुनहरिफ अरकान जो होते थे या जिनको लोटा ग्रेसी कहा जाता था, लोटा अफराद जो है बहुत महदूद, इंतहाई महदूद इनका जो कोटा बन के ये सामने आता था। लेकिन इस दफा हुआ आपके मुल्क की सियासत में 2022 का ये जो इलेक्शन आ रहा है अभी 22 में आएगा, उम्मीद है कि 22 में आएगा। इससे आपने देखा है कि जिस तरीके से अदम एतबार पेश की गई, अदम एतबार से पहले मुनहरिफ अरकान, ये कल मेरे एक भाई आसफ यकूब साहब बात कर रहे थे कि ये लिफाफे हैं। अब ये जो लिफाफे हैं मुनहरिफ अरकान, ये लिफाफे हैं, इन लिफाफों की अब बॉल बन चुकी है।
ये जिस तरफ ये हिट करेंगे ये क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इनका बहुत ज्यादा किरदार बन चुका है, ये छोटे छोटे गिरोह हैं, ये गिरोह जिस तरफ ही जाके बैठेंगे उसकी हुकूमत के काया पलट दिया करेंगे। और ये इस तरीके से इन अभी तक जो अगर हम मौजूदा सेटअप में देखें तो मौजूदा सेटअप में अभी क्योंकि बड़ी खिचड़ी बनी हुई है। अब आप देखें कि कल सबसे पहले अभी हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं हुई, तो उससे पहले ही जो है MKM फट पड़ी है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात के वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर हमें सदर फजलुर रहमान साहब को सदर का क्लियरेंस दी गई तो उसके बाद हम भी कोई खुलासा करने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये चीजें पहले दिन से सामने आ रही हैं और ये इस तरीके से ये इनकी मफादात की सियासत में पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये मफादात की सियासत है। इस पे जो मुनहरिफ अरकान है वो भी मफादात की सियासत के लिए आए हैं। उसके बाद ये जो दो दर्जन जमातें हैं ये भी मफादात की सियासत के लिए आए हैं। ये इन्होंने जब समझा कि उधर की इन्होंने जिस तरीके से अमेरिकी लॉबी के जरिए इन्होंने एक दूसरे से मुलाकातें की हैं एम्बेसडर के साथ, उसके बाद इनको यकीन दिया नहीं, ये इतने जल्दी टूटने वाले अफराद नहीं थे। ये मुनहरिफ अरकान बहुत पक्के थे, ये PTI के नजरियाती भी थे इसमें से, लेकिन वो किस तरीके से टूटे उनको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया। 10-10 साल की इनको गारंटी दी गई है। ये अंदर की बातें ये आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि इनको 10-10 साल की गारंटी दी गई है। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, फिर इस पर डिटेल में भी बात करेंगे। राव सनवर साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से जिस तरह भी कमर गिलानी साहब भी कह रहे थे कि फजलुर रहमान की जानिब से, बल्कि ये बातें तो बहुत पहले से आ रही थी कि मुमकिन तौर पर सदारती उम्मीदवार वही हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि आरिफ अलवी साहब को उनके ओहदे से हटाया जा सके? क्या सूबाई असम्बली के अंदर, क्योंकि सदर मुमलिकत को हटाने का एक लंबा प्रोसीजर, एक मुआखजे की तहरीक चलाई जाती है, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, फिर उस पर बहस होती है, वो एक अलग प्रोसीजर है। क्या आप समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब सदर मुमलिकत बन सकते हैं? कोई आसार या चांसेस हैं? राव सनवर साहब लाइन पर हैं आप? शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तारिक इकबाल साहब, यही सवाल आपके आगे रखूंगा कि क्या फजलुर रहमान साहब के सदर मुमलिकत बनने का कुछ चांस है? तारिक इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? प्रोड्यूसर साहब काइंडली ज़रा ये चेक कीजिएगा, लाइन के अंदर कुछ इशू आ रहा है, आवाज़ इनकी नहीं आ रही, इसको ज़रा देखिएगा। जी आसिफ मुआविया साहब, आप लाइन पर हैं? जी, यही सवाल आपके आगे रखूंगा कि जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि सदर को हटाने का तरीकाकार आइन के तहत बड़ा पेचीदा और एक मुश्किल तरीकाकार है, वो इतनी आसानी के साथ उनको डिसीड नहीं किया जा सकता। ऐसे में फजलुर रहमान साहब को सदर मुमलिकत बनाना या उसके ख्वाब देखना, क्या समझते हैं, कुछ चांसेस हैं? आपके पास कोई राह है इसकी? अभी तक तो ऐसा कोई दावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी बाज़ाब्ता नहीं किया गया कि मैं सदर मुमलिकत का उम्मीदवार हूँ। जब तक उनकी जानिब से दावा नहीं किया गया तो उस वक्त तक ये सारी बातें महज एक सोच और तखय्युल पर मबनी है। जब उनकी जानिब से दावा होगा तो वो क्योंकि PDM के सरबराह हैं, तमाम जमहूरी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने उनको पहले भी अपना सरबराह मुकर्रर किया हुआ था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी जात पर मुत्तफिक हों। इंशाअल्लाह वो मुत्तफिक होंगे उनकी जात पर, और उनके जो फैसला होगा ये मुश्तरका फैसला होगा। इख्तिलाफ के मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, ये तो चलें ठीक है कि उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर खुलकर ये इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि हम मीडिया में मौजूद हैं, खबरें ज़राए के तहत आती जाती है, और मुझे लगता है कि शायद आपको भी इस बारे में अंदरूनी खाना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी। बहरहाल ये आपकी अगर पॉलिसी का हिस्सा है कि इसको भी ओपन नहीं करना, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सवाल आपके आगे ये भी रखना चाहूँगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो मरकज़ में तो कायम हो गई है, पंजाब के अंदर अभी तहरीक अदम एतमाद के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई भी थी बुज़दार साहब, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे गए, इसलिए वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई। उसके बाद अब नए इंतखाब होने हैं, हमदा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान 16 अप्रैल की डेट दी गई है, और मुमकिन तौर पर शायद 16 अप्रैल को ही वोटिंग हो जाए। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब ये मुस्लिम लीग नून के हलकों की जानिब से भी आवाज़ उठ रही है कि यहाँ पर मुकाबला इतना आसान नहीं होगा जितना मरकज़ में हुआ। यहाँ पर नंबर गेम अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी 5-6 MPs हैं जो कि तहरीक इंसाफ से मुसलसल राब्ते में हैं, ओपनली राब्ते में हैं। उनकी मीटिंग उस्मान बुज़दार साहब से भी होती रही हैं, अभी इमरान खान साहब से भी हुई हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के भी काफ़ी सारे मेम्बरान वो हैं जिन्होंने ओपनली परवेज़ इलाही से मुलाकात की और उनकी हिमायत का ऐलान किया हुआ है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास कुल 6 से 7 नशिस्तें हैं, इसलिए वहाँ से भी उनको मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट मिलने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं।
तो अगर पंजाब के इंतखाब के अंदर PTI हुकूमत बना लेती है तो उस सूरत में, क्योंकि काफ़ी सारे मामला जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सतह पर मुंतकिल हो चुके हैं, अब KPK के अंदर भी PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी फ़िलहाल तो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है, ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म के तौर पर कितना का इख्तियार बाकी रह जाएगा? नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पंजाब का रिजल्ट जो है वो हमारी तरफ से बिल्कुल मुताबिक आएगा। इंशाअल्लाह पंजाब का जो वज़ीर आला है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। हमारे पास तादाद भी मुकम्मल है, बिल्कुल इस हवाले से जो आपके पास इतलात है वो इतलात जो है पक्की नहीं है। हमारे पास तादाद मतलूबा तादाद से भी ज्यादा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलेक्शन जब होगा तो उस पर ये बात पता हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि हमारे पास तो बाज़ जगह पे बहुत ज्यादा मतलब लोगों की इस तरफ है दिलचस्पी है। ठीक है, कमर गिलानी साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो पावर गेम है, काफ़ी अरसे से हम मरकज़ की जानिब मुतवज्जे थे और पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, अंदरूनी खारा मुलाकातें भी जारी हैं, कुछ मुलाकातें ओपन जारी हैं। जहांगीर तरीन साहब भी 15 तारीख को बराह रास्त लंदन से लाहौर की फ़्लाइट लेने वाले हैं, उनको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। उनका फैक्टर कितना अहम है, क्योंकि वो पहले लंदन में मौजूद थे, फ़ोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गुफ्तगू शुनीद होना एक अलग मामला है, रूबरू बैठ कर एक दूसरे के साथ बातचीत करना वो एक अलग मामला है। क्या समझते हैं इस वक्त तक की अपडेट्स के मुताबिक नंबर गेम किसी के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है या मामला कॉम्प्लेक्स है? जी कमर गिलानी साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर वापस आकर कमर गिलानी साहब से उनका इस पर तजज़िया जानते हैं। देखते रहिए पंजाब टॉक। कौन कहता है कि कलाम इलाही में असर नहीं? हेपेटाइटिस A-B-C का कामयाब इलाज, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, मेरे मन जादू टोने का इलाज करवाएं। जिन भूत का साया, कारोबारी बंदिश, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत में नाकामी, शादी में रुकावट, घरेलू लड़ाई झगड़ा, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज का मुकम्मल इलाज किया जाता है। साहबजादा पीर मियाँ फखर जमान कादरी इब्ने फकीर मियाँ शहादत अली रहमतुल्लाह अलैह एतवार एक दिन गांव जसलानी मोड़ पीर साहब तशरीफ लाते हैं। सोमवार से हफ्ता तक वारबटन निज टाउन कमेटी बाजार मियाँ शहादत अली वाला में तशरीफ लाते हैं। मुलाकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। राबिता नंबर 0300492826। वेलकम बैक नाजरीन। जी कमर गिलानी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आपने जिस तरह पंजाब की बात की, पंजाब की मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो परवेज लाई हैं उनकी वो बहुत गहरी सियासत है। पंजाब में बहुत ज्यादा गहरी सियासत है। और अभी मैं आपको मैं खबर भी देता हूँ कि पंजाब में परवेज लाई की अभी भी अक्सरियत 3 से 5 नंबर की अक्सरियत है। और हो सकता है कि परवेज लाई बेशक एक वोट से जीते, लेकिन करंट जो सूरत हाल है ये मैं आपको यकीनी जराए से मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 से 5 नंबर की अभी भी उनको अक्सरियत अभी भी वाज़ेह है। तो दूसरे नंबर पे मैं आपने ये पूछा कि जहांगीर तरीन भी वापस आ रहे हैं, तो जहांगीर तरीन बिल्कुल वापस आएंगे और उन्होंने इस तरीके से अभी इनकी मजीद बातचीत इनकी चलेगी, इसमें अभी सियासत के अंदर सियासत भी चलेगी, उससे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अगर दूसरे नंबर पे क्योंकि इनका केस कोर्ट में है और नजर यही आ रहा है कि 16 तारीख या उससे 15 को या बहुत ज्यादा लेट हो जाता है 17 तारीख को, तो पंजाब के इंतखाबात तो होने वाले हैं। अगर मैं बात के हवाले से ये सूरत हाल जो अभी करंट सूरत हाल है, दोनों पार्टियां अपना बहुत जोर लगा रही हैं, दोनों फ्रीकैन अपना बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन परवेज लाई वो दिन रात अभी उनके बयान आपने देखा होगा कि कई दिनों से बहुत सारे उनके बयान सामने नहीं आ रहे, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि वो अंडरग्राउंड मीटिंग कर रहे हैं। अंडरग्राउंड उन्होंने बहुत ज्यादा तेजी से उन्होंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं
जो कि PTI के होते हुए, इनकी हुकूमत होते हुए वो चीजें चली गई थी, वो अरकान कुछ इन्होंने वापस रिकवर किए हैं, जिनकी वजह से अगर ये जीतेंगे तो ये इस वजह से ये जीतेंगे। चौधरीयों की सियासत पंजाब में अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कहें कि PTI की सियासत के बाद जिस तरह PTI की सियासत खैबर पख्तूनख्वा में है, इसी तरीके से चौधरीयों की सियासत अंदर पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कमर गिलानी साहब, यहाँ पर एक ये भी सवाल है, चलें आसिफ मुआविया साहब ने तो इसको डिनाई किया, वो कहते हैं कि हमारी खबर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि अक्सरियत हमजा शहबाज शरीफ के साथ है, और सिर्फ अक्सरियत नहीं बल्कि काफ़ी सारे मेम्बरान इजाफी भी उनके साथ मौजूद हैं जो कि बैकअप पर हैं, और ज़रूरत पड़ी तो वो भी सामने आ जाएंगे और वोटिंग के वक्त उनको भारी लीड से जितवाएंगे। लेकिन ये तो एक रुख है, हम इस वक्त दूसरे रुख पे बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमजा शहबाज शरीफ वो जो मतलूबा 187 का डिजिट है वो पूरा करने में कामयाब नहीं होते, इसके बरक्स परवेज़ इलाही साहब अगर बिलफर्ज 187 का डिजिट पूरा कर लेते हैं तो उस सूरत में सूरत हाल तो ये बनेगी कि पंजाब के अंदर PTI की गवर्नमेंट बाकी रहेगी। ऐसी सूरत में कि जब मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और PDM के प्लेटफॉर्म से वो इस वक्त मुश्तरका गवर्नमेंट के तहत वो वज़ीर आज़म हैं, कितना उनके लिए ये चीज़ नुकसानदेह साबित होगी? क्योंकि पंजाब जिसके पास होता है मरकज़ स्ट्रॉन्ग उसी का ही होता है। पंजाब में जब गवर्नमेंट नहीं होगी, KPK में गवर्नमेंट नहीं है, उधर सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ के मामला अलग हैं, बलोचिस्तान में फिर इत्तेहादी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा किसके ऊपर चलाएंगे फिर? जी देखें, क्योंकि सूबे को खुद मुख्तारी है, सूबे अपना निज़ाम खुद चलाते हैं, वो पहले वाली बात है नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो अपोजिशन जो हुकूमती बेंचों पे आके बैठ गए हैं, ये अभी इनको अंदाजा ये तब होगा, सारी चीजें अभी आइंदा दिनों में तब क्लियर होगी जब पंजाब का ये क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा का बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरे एक भाई ने जिक्र किया था कि वहाँ भी अदम एतमाद लेके आएंगे। मैंने उस दिन आपको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये किसी सूरत अदम एतमाद नहीं लेके आ सकते, अगर ये लेके आएंगे तो वापस लेंगे, और वही हुआ कल। उसी तरीके से ये वापस हुआ था कि वहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए, अदम एतमाद की तहरीक, वहाँ पे इन्होंने वापस किया रिक्विजिशन। इसी तरीके से पंजाब का मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि पंजाब अगर कमर गिलानी साहब, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। कल हमारे साथ मर्दान से MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार अली मुशवानी साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन की जानिब से वापस ली जा रही थी, मगर हुकूमत ने आगे बढ़ते हुए फिलफौर उस पर वोटिंग करवाई। 88 वोट जो हैं वो हुकूमत को मिले हैं और सिर्फ 2 वोट अपोजिशन की जानिब से आए हैं। तो बात आपकी खबर दुरुस्त है कि वो वापस ही ली जा रही थी? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जो अदम एतमाद की ये तहरीक थी, इन्होंने इनके बंदे पूरे नहीं थे। अभी ये चीज आपने देखा होगा, खबरों में भी ये चीज कोई इतनी वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आई। तो इसका यही मतलब है कि अदम एतमाद की ये जो रिक्विजिशन थी, तो इसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया। इसको यही समझे आप कि ये वापस ले ली गई है, और जो मेरे पास राय है ये इसी तरीके से ये वापस ली है इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ इनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरा बात है पंजाब की, अगर हम बात करें पंजाब में, मैंने आपको बताया है कि जिस दिन पंजाब की ये चीजें क्लियर होंगी, अगर देखिए हमजा शहबाज आ जाता है, हमजा शहबाज जीत जाता है, लेकिन मेरे पास जो जराए हैं उनके मुताबिक ये है कि पंजाब में अक्सरियत लोग ये कहते हैं कि किसी सूरत बात बेटा जो है दोनों, एक मुल्क का वजीर आजम हो और दूसरे नंबर पे मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला हो, तो ये दोनों चीजें बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमजा शहबाज को पंजाब में वोट नहीं पड़ने जा रहा। ये मैं बात आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमजा शहबाज को पंजाब में वोट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से बाप बेटे की वजह से इनके वोट डैमेज होंगे। ठीक है, चले, ये तो अब 16 अप्रैल को मुमकिन तौर पर जब वहाँ से फैसला आएगा। लेकिन एक दूसरा मामला भी है, वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। पहले ज़रा आसिफ मुआविया साहब से मैं मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, क्योंकि ये हुकूमती काफ़ी हल्कों में काफ़ी क्लोज है, सीनियर रहनुमा हैं, कई मरतबा मेंबर नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं। आसिफ मुआविया साहब, मुनहरिफ अराकीन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि आने वाली हुकूमत के अंदर उनको भी कोई ओहदे दिए जा रहे हैं या उनको बस अब साइड लाइन कर दिया जाएगा मकसद पूरा होने के बाद? जी आसिफ मुआविया साहब, आवाज़ आ रही है आपको? प्रोड्यूसर साहब ज़रा लाइन इनकी ठीक कीजिएगा। कमर गिलानी साहब, आप रिस्पॉन्ड करें, जो आप बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करें। जी जी, जो देखें, जो ये अगर हम बात करें दो चीजों की, एक तो करें हम फ्यूचर प्लानिंग की कि फ्यूचर में ये जो मुनारिफ अराकीन है, इनके लिए केस इनका कोर्ट में गया हुआ है, तो केस में अगर अवामी राय को देखा जाए, अवामी मफाद को देखा जाए और पाकिस्तान के मफाद में देखा जाए, तो इनको लाजमी बात है कि इस दफा इनको एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि जो मुनारिफ अराकीन है वो
वो बगैर इस्तीफे के दूसरी पार्टी में जाके लेकिन उमर गिलानी साहब देखें, बात यह है कि जो पॉलिसी मरकज़ के अंदर थी मुनहरिफ अराकीन के लिए, जो असम्बली भी कह रही थी कि जब तक वो वोट दे नहीं देते उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि वो बेशक अपनी जमात से मुनहरिफ हैं, इस वक्त वो उनके ज़ेर साया मौजूद है, उनके होटल में मौजूद हैं, मगर अभी वोट दिए नहीं हैं। तो यही अगर हम फार्मूला पंजाब के अंदर लेकर आते हैं तो क्या हाई कोर्ट से इनको कैसे रिलीफ मिल सकता है कि जब तक उन्होंने अभी वोट दिए नहीं हैं, हाई कोर्ट किस तरह पहले से एडवांस में फैसला दे सकती है इस बारे में? देखिए, इसका जो अभी तक फैसला नहीं आया, इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो है वो हाई कोर्ट भी यही देख रहा है कि इनके पहले इनकी वोटिंग हो जाए, अदम पार्टी वोटिंग हो जाए पंजाब में, तो उसके बाद इस चीज को जो वाज़ेह तौर पर आया जाए, क्योंकि उसका यकीनी तौर पर यह हो सकता है कि कई मुनहरिफ अरकान जो होंगे वो हो सकता है कि पंजाब में आए, तो उसके बाद ये एक सॉलिड रीजन हो जाएगा जिसके लिए एक फैसला सामने आ सकता है। तो अभी लेकिन मैं पहले जो बात मैं कर रहा था वो यही थी कि अवामी और पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि इनका फैसला होना चाहिए। इनको 5 साल 10 साल या जो भी सजा है इनको सजा होनी चाहिए। जो इस्तीफा नहीं देता, इस्तीफा दिए बगैर दूसरी जमात में जाके जम होता है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से हमारी सियासत हमेशा के लिए ब्लैकमेल होती आई है और होती रहेगी आगे जाके भी। ये छोटे छोटे जमघटे बन जाते हैं और एक दूसरे की बातचीत हो जाती है, इनका आइंदा की सियासत में बहुत बड़ा किरदार हो जाएगा। जी मौलाना साहब, आप लाइन पर हैं? जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पहले सवाल किया था लेकिन शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मामला मुनहरिफ अराकीन का इसलिए बार बार उठाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमात को छोड़ा, कई किस्म के खतरात थे, नाअहली की तलवार सर पर लटक रही थी, डिसीट तो होना ही था आगे चलकर, लेकिन ताहयात नाअहली या 15-20 साल की नाअहली भी सुप्रीम कोर्ट से मुमकिन थी कि उनके खिलाफ खबर आ जाती, इसलिए हम इनको बार बार उठा रहे हैं। अभी हमारे पास इतलात ये हैं, आप इसको कंफर्म भी कीजिएगा कि क्या ये खबर दुरुस्त है या ये खबर मजबूत नहीं है, कि 12 सीटें 12 वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लिए जाने का इम्कान है, उसके अंदर 7 वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फार्मूले के तहत सामने आए हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी अददी बरतरी और अददी निस्बत के तनासुब से उनको 1-1, 2-2 सीटें साथ दी जाएंगी, कुछ को मुशीर रखा जाएगा और कुछ को वजारत दी जाएगी। इस तमाम फार्मूले के अंदर कहीं पर भी मुनहरिफ अराकीन का जिक्र मौजूद नहीं है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलानिया तौर पर छोड़कर इस तहरीक के अंदर वो शामिल हुए, लेकिन देखा गया कि ना तो उनको वोटिंग में शामिल किया गया, ना शहबाज शरीफ साहब की वोटिंग के अंदर वो शामिल थे। कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई से बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। चलें इस पॉइंट को तो एक साइड पर रखते हैं। अभी तक किसी भी जगह पर मुशीर या वजीर के लिए उनका नाम सामने नहीं आ रहा, क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? इस हवाले से अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते जी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा इस हवाले से अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये 2-4 दिनों के बाद इस सूरत हाल को वाज़ेह किया जाएगा। ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी आखिरी लम्हा चल रहे हैं प्रोग्राम के जाते जाते, जो चैलेंजेस की हम बार बार बात कर रहे थे, मुआशी रिलीफ 10% का दिया गया है कि वो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं जिसका इतलाक भी हो जाएगा। 25,000 जो है वो मजदूर की कम अज़ कम उजरत की जाएगी, लेकिन जो असल इशू था तनख्वाहें तो इमरान खान साहब ने 20% बढ़ा दी थी, असल इशू तो महंगाई था। महंगाई को कम करने के क्या इकदाम हैं या मुमकिन तौर पर क्या ऐसा फार्मूला है जो फौरी तौर पर अप्लाई किया जाएगा और जिससे कुछ रिलीफ आवाम को मिल सकता है? मैंने शुरू में अर्ज किया था ना कि लिकुल्ली फन्न रिजाल, हर फन का मतलब है लोग मुख्तस हुआ करते हैं। तो ये जो लोग जमहूरी लोग हैं और इनका तजर्बा है बार बार, और इन्होंने कई बार मतलब है हुकूमत ज़माम इक़्तिदार में रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये संभाल जाएंगे। महंगाई के हवाले से कंट्रोल में आ जाएगी, इस्तेहकाम हो जाएगा। ये जो आए रोज चीजें महंगी होती जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, रात को हम सोते थे तो रेट और होता था, सुबह उठते थे तो रेट और होता था। इस हवाले से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और ये कोई महीनों की बात नहीं है, चंद ही दिनों के अंदर, हफ्तों की बात, हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह माशी तौर पर इस्तेहकाम आ जाएगा। चलें, अच्छा आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो ये भी कर दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के दौरे का इम्कान और चाइना के दौरे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ जाने का मकसद क्या कोई किसी किस्म की कोई माली इमदाद या ताउन या कर्जे की रिक्वेस्ट है या वैसे जा रहे हैं उम्रे के लिए? जाहिर है वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा हैं, मुसलमानों की मोहब्बतों का मरकज है, तो उस हवाले से भी जाएंगे। और सऊदी के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से झुके छुपे नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफा जो है फवायद इससे हासिल किए जाएंगे, इबादत का रुख भी और पाकिस्तान के मफाद का रुख भी।
चलें ठीक है, प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने पर एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आने वाले दिनों के अंदर यही जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि महंगाई को किस तरीके से कम किया जाएगा, लेकिन अब तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है एक दिन की हुकूमत की MQM की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है उसके बाद लग यही रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ एक महाज पर अब नहीं लड़ना होगा। उनके लिए जहां पर मुआशी चैलेंज से निमटना एक अहम उनके लिए एक मसला है, वहीं पर ही कानूनी और सियासी उमूर को किस तरह आगे लेकर चलेंगे। अपोजिशन की जानिब से चूँकि असम्बलियों का बाइकाट कर दिया गया है, इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए गए हैं, कमोबेश 150 के करीब अरकान हैं। अब क्या उनके ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे? अगर उनके ज़िमनी इंतखाबात जो कि 30 दिन के अंदर करवाना ज़रूरी होते हैं इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद, तो फिर उसके बाद 150 अरकान के अब इंतखाब हों, उसके 4-5-6 महीने के बाद दोबारा फिर इतने बड़े पैमाने पर जो इंतखाब इलेक्शन होने हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के लिए पॉसिबल होगा कि इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात करवाया जाए? इसी तरीके से जिस तरह MQM की नाराज़गी सामने आ रही है, मुमकिन तौर पर अगर 2-4-6 दिनों में या 8 दिन में उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो जिस तरीके से उन्होंने PTI को ऐन वक्त पर बीच मंदार में छोड़कर वो अलग हुए, हो सकता है कि वो वहाँ से छोड़कर दोबारा PTI की तरफ वापस आएँ। तो इन तमाम सारी चीज़ों को अब जाहिर सी बात है कि आइंदा आने वाले जो अय्याम हैं वही वादे और रोशन करेंगे। पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। सबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।